हेलो फ्रेंड्स, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने आज एक नए एक्ट के साथ आई हूँ, जो है हमारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। इसका मतलब हो गया कि द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ठीक है, और एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर है इसका एक्ट नंबर है 6। एक्ट नंबर 6 से क्या मतलब निकल गया हमारा? एक्ट नंबर 6 से हमारा मतलब है कि 2022 में जो एक्ट नंबर 6 नंबर पे जो एक्ट पारित हुआ था वो ये एक्ट है। ठीक है, वैसे तो इस एक्ट में क्या है, कोई इंडेक्स नहीं दी गई। आगे फ्रंट पेज में अगर हम एक्ट को उठाते हैं तो हमें कोई इंडेक्स नहीं मिलती है, लेकिन हमने क्या किया है, इसकी जो सेक्शंस है उसकी एक इंडेक्स प्रिपेयर कर ली है। तो जब हम इसका सबसे पहले जो सेक्शन देखते हैं वो आता है हमारा सेक्शन नंबर 1। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें टोटल कितने सेक्शन है। इसमें टोटल जो सेक्शन आएंगे वो आएंगे हमारे 20 सेक्शन कवर करके रखता है। जो हमने सबसे पहले जो इससे पहले जो एक्ट किया था, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 का जो एक्ट किया था उसमें केवल कितने सेक्शन थे? 8 सेक्शन थे। जो हमने इससे पहले जस्ट एक्ट किया था वो यही वाला था। आज जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। इसकी इंडेक्स कर रहे हैं। इंडेक्स से देखने से पहले हमने देखा कि इसमें टोटल कितने सेक्शन है? 20 सेक्शन है। तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, फिर आता है परिभाषाएं सेकंड। थर्ड में आती है हमारे अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। फिर 4 में आता है हमारे प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। 5 में आता है हमारा परीक्षा कार्य में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। फिर आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमको बोलता है प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक या OMR शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत जो कब्जा होगा या उसका प्रकटीकरण। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमको बोलता है परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध, प्रतिषेध मतलब। फिर आता है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमको बोल रहा है परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई भी जो स्थान होगा वो सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है प्रबंध तंत्र, संस्था या अन्य के द्वारा अपराध। ठीक है, फिर आता है इसमें सेक्शन 10। जो सेक्शन 11 आएगा उससे पहले आएगा हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? शास्त्रियों के बारे में, यानी कि पैलेंटियों के बारे में, शास्त्रियों। ठीक है, फिर जो 11 सेक्शन आ रहा है हमारा वो हमको बोल रहा है दोष सिद्धि पर विवर्जन। फिर आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमको बोलता है संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण। फिर आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमको बोलता है समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र इत्यादि का दायित्व। सेक्शन 14 आता है हमारा अपराधों का संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होना। सेक्शन 15 हमको बोलता है अपराधों का अन्वेक्षक, अन्वेक्षक नहीं होगा, यहाँ पे होगा अन्वेक्षण। फिर सेक्शन 16 हमको बोलता है अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले। सेक्शन 17 हमको बोलता है अभिनिहित न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति किसको होगी। सेक्शन 18 हमको बोलता है अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। सेक्शन 19 आता है हमको कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, और सेक्शन 20 बोलता है हमको नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, और इसमें इसके साथ साथ क्या आती है? 2 शेड्यूल भी आती हैं, 2 शेड्यूल भी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को, जो कि कौन सा एक्ट है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। ठीक है, तो 2022 का अधिनियम का नंबर कौन सा है? इसका 6 नंबर पे है। ठीक है, 6 नंबर का ये एक्ट है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती, जो वैकेंसी वगैरह निकलती है ना,
उससे रिलेटेड क्या करना, उसके प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन, प्रश्न पत्रों का जो प्रकटन होगा, और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए, कि जो प्रश्न पत्र प्रकट किए जाएंगे वो अपने नियत समय पे किए जाएंगे, उससे पहले नहीं किए जाएंगे, या कोई अनुचित साधनों का उपयोग किया जाएगा, उससे संबंधित जो अपराध होंगे उनके रोकथाम और नियंत्रण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, और इसके प्रभावी अध्युपायों का अध्युपयोगों का उपबंध करने के लिए क्या करा गया, इस एक्ट का निर्माण किया गया है। ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालय क्या होते हैं, इनको आगे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और उसे संसद या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य हो गए, ये जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट में इसके उद्देश्यों को दे रखा है। ठीक है, अब राजस्थान राज्य विधानमंडल के द्वारा भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में यह अधिनियम बना था। ठीक है, और इसमें गवर्नर की सहमति कब मिली थी, 5 अप्रैल 2022 को। गवर्नर की सहमति क्यों मिली, राष्ट्रपति की सहमति क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये केंद्र का एक्ट नहीं है, सेंट्रल का एक्ट नहीं है, ये जो एक्ट है वो हमारे स्टेट का राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया एक्ट है। तो इसमें क्या होगा, गवर्नर की सहमति होगी, क्योंकि कहाँ का एक्ट है, ये राजस्थान राज्य का एक्ट है। ठीक है, 12 अप्रैल 2022 से इसको लागू किया गया। अब आते हैं हम इसके सेक्शन नंबर 1 पे, यानी कि धारा 1 क्या बोलती है हमको, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, क्या नाम है इसका नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। इस एक्ट का ये नाम हो गया। इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार है संपूर्ण राजस्थान में। ठीक है, कब से प्रवर्त हुआ है, 12 अप्रैल 2022 से प्रवर्त हुआ है। ठीक है, 2024 यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे 12 अप्रैल 2022 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है इसका सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 हमको बोल रहा है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस कहाँ पे दे रखी है, सेक्शन 2 कितनी डेफिनेशंस दे रखी है, टोटल दे रखी है हमको 7 डेफिनेशंस। इस वार्ड में पार्ट में हमको टोटल 7 डेफिनेशंस दे रखी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है 2.1 में, 2.1 कह लो आप इसको, या फिर 2A बोल लो। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबरिंग दे रखी है, अदरवाइज यहाँ पे ए या क ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर का जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया कि सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, इसमें शामिल है प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सार्वजनिक परीक्षा का संचालन किस तरीके से किया जाएगा, कि जो भी प्रश्न पत्र होंगे, उत्तर पत्रक होंगे, या कोई OMR शीट होगी, या कोई भी परिणाम वगैरह के होंगे, उनकी तैयारी करने के लिए कोई मुद्रण, या मुद्रण क्या होता है, प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए, कोडिंग या कोई प्रोसेस फॉलो करना है, भंडारण करना क्या होता है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना है, परिवहन मतलब जो MR शीट वगैरह कहीं से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, वो चीज हो गई, उनका वितरण करना, उनको संग्रहण करना वापस, मतलब बच्चों को बांटना, स्टूडेंट्स को बांटना, उनका वापस उनसे संग्रहण करना, फिर उनका मूल्यांकन करना, और उसके बाद जो परिणाम की घोषणा आती है, ये सब चीजें किसमें शामिल होती है, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन करने में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 2, इसको हम बी पॉइंट भी कह सकते हैं। बी पॉइंट क्या बोलता है, परीक्षा अधिकारी कौन होता है, परीक्षा अधिकारी वो होता है जो अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा अधिकारी है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परीक्षा अधिकारी को पढ़ने के लिए अनुसूची 1 पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो परीक्षा अधिकारी हम देखेंगे अनुसूची 1 में, तो जहां पे भी डिफाइन किया हुआ है कि अनुसूची 1 में किसके अकॉर्डिंग चलेगी, 2ख के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी 2B के अकॉर्डिंग चलेगी, कि यहाँ पे जो दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे जो अधिकारी दे रखे हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए कोई परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है वो, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कोई परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया वो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कोई परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, या ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो या गठित कोई अन्य प्राधिकारी हो, अभिकरण या भर्ती समिति हो। अभिकरण क्या होता है, एजेंसी से रिलेटेड हो, मतलब कई बार क्या होता है किसी एजेंसी वगैरह को दे देते ना कि ये परीक्षा आप करवाएंगे, तो उनके द्वारा क्या होगा कि कोई भी भर्ती करी गई हो, भर्ती मतलब परीक्षा करवाई गई हो, या राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी वगैरह हो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड हो जयपुर का, यहाँ पे विशेषकर यहाँ पे जयपुर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, फिर राज्य सरकार के स्वामित्व पब्लिक सेक्टर या उपक्रम हो, कई बार क्या होता है पब्लिक सेक्टर होते हैं जो राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई परीक्षा संचालित की जा रही है तो उसका कोई परीक्षा अधिकारी होगा वो यहाँ पे शामिल होगा। ठीक है, कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः
स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर या उपक्रम होता है। कि आप कई बार होता है ना, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हो गई, तो वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, कोई परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया, तो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी। तो 10th नंबर पे पॉइंट है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी। तो ये सब कौन होते हैं, ये सब होते हैं हमारे परीक्षा अधिकारी। किसके अकॉर्डिंग हो गए, अनुसूची 1 के अकॉर्डिंग हुए। कहाँ दे रखी है इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा दे रखी है 2B में, ठीक है। अब आता है इसका जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट यानी कि यहाँ पे 2 का पॉइंट सी। 2 का पॉइंट सी क्या बोल रहा है हमको, 2 का पॉइंट सी हमको बोल रहा है कि परीक्षा केंद्र सार्वजनिक परीक्षा केंद्र क्या होता है, ये बोल रहा है हमको 2C। 2C में बताया परीक्षा केंद्र क्या होता है, तो जो सार्वजनिक परीक्षा होती है उसको आयोजित करने के लिए कोई प्रयुक्त संस्था हो, उसका कोई भाग हो या कोई अन्य स्थान हो। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे है स्थान, ये स्थान की बात कर रहा है। और यह संलग्न संपूर्ण परिसर हो, तो वो क्या माना जाता है, परीक्षा केंद्र माना जाता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 2(4) नहीं होगा यहाँ पे, 2D होगा। ये 2D है, तो वो क्या बोल रहा है, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी कौन होगा, तो परीक्षार्थी वो होगा जिसे सार्वजनिक परीक्षा देने के लिए संबंधित प्राधिकारी के द्वारा अनुमति मिली हो। ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमको कंसर्ट साइन करवाई जाती है हमसे। तो इसे एक फॉर्म टाइप का मिलता है हमको, जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें हम हमारी कंसर्ट साइन करते हैं, और उसके बाद हमको क्या होता है, हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई कमी होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये किस आधार पर मिलती है, ये हमको मिलती है कि भाई कोई परीक्षा आयोजित की गई है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की गई है, उसका कोई प्राधिकारी होता है, वो पूरे फॉर्म को चेक करता है और उसके द्वारा हमको कंसर्ट मिलती है, अनुमति मिलती है कि हम उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये परीक्षार्थी हो गया, ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई जो संबंधित प्राधिकारी होता है वो अनुमति प्रदान करता है। और इसके नियमित शुल्क के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल होता है। शुल्क कौन होता है, शुल्क वो होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो मतलब अपने एग्जाम वगैरह दे नहीं पाता, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रांसलेटर वगैरह की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए ट्रांसलेटर वगैरह की व्यवस्था की जाती है, उसको बोलते हैं शूर्तलेख। जो मतलब भाषा वगैरह को नहीं समझ सकता, कई आते हैं ना विकलांग वगैरह होते हैं कि भाई या फिर होते हैं जो ब्लाइंड वगैरह होते हैं, जो मतलब पेपर को समझ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा शूर्तलेख की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। जब फॉर्म फिल किया जाता है तब पूछा जाता है कि आपको इस तरह की कोई आवश्यकता है या नहीं, ठीक है। तो ये परीक्षार्थी हो गया, जिसको परीक्षा देने के लिए संबंधित प्राधिकारी होता है वो अनुमति प्रदान करता है। आता है जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सार्वजनिक परीक्षा आखिर क्या होती है। सार्वजनिक परीक्षा होती है स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के लिए अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 कहाँ पे दे रखी है, इस एक्ट के लास्ट में हमको अनुसूची 2 दे रखी है, अनुसूची 2 है। अनुसूची 2 हमको क्या बता रही है कि भाई जो 2 में हमको दे रखी है परिभाषा सार्वजनिक परीक्षा की, वो कौन कौन सी परीक्षाएं आएगी, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है, वो कोई संचालित करता है परीक्षा, वो आती है इसमें। या हाईकोर्ट के द्वारा कोई परीक्षा संचालित की जाती है, वो आती है। या कोई कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कोई परीक्षा संचालित की जाती है, वो आती है। या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त गठित किसी अन्य प्राधिकारी, अभिकरण या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा आती है, ठीक है। देखा जाए तो इसमें सेम वही पॉइंट है जो हमको इसके अनुसूची 1 में दिए गए थे, ठीक है। लेकिन वहां पे हमको क्या बताया गया था, परीक्षा अधिकारी के बारे में बताया गया था, और यहाँ पे हमको परीक्षाओं के बारे में बताया जा रहा है, एग्जाम्स के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आ गया वित्त पोषित विश्वविद्यालय, फिर आ गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित परीक्षा, या पुलिस भर्ती और पदोन्नति पर बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा संचालित परीक्षा। फिर आ गया स्वामित्व, राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम के द्वारा संचालित कोई परीक्षा हो गई। या फिर क्या होता है कि सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के पूर्णतः भागते स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के द्वारा संचालित कोई परीक्षा आ गई। और फिर लास्ट में जो पॉइंट आता है वो आता है राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण के द्वारा, अभिकरण क्या हो गई, एजेंसी के द्वारा कोई संचालित कोई अन्य परीक्षा इसमें शामिल की जाती है। तो अगर आप इसको कीवर्ड से याद करना चाहे तो आप इसको आरपीएससी कीवर्ड दे सकते हो, इसको हाईकोर्ट कीवर्ड दे सकते हो, इसको कर्मचारी चयन बोर्ड दे सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, अन्य अधिकारी या अभिकरण दे सकते हो,
और वित्त पोषित यहाँ पे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कीवर्ड दिया जा सकता है। यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कीवर्ड दिया जा सकता है। यहाँ पे पुलिस भर्ती पदोन्नति जयपुर के नाम से कीवर्ड दिया जा सकता है। और यहाँ पे क्या आ गया, पब्लिक सेक्टर दिया जा सकता है कीवर्ड। यहाँ पर क्या सीखा, सोसाइटी और निगम दिया जा सकता है। तो ये क्या करेगा, इससे हमको कोई भी एग्जाम देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे सार्वजनिक परीक्षा की। अब हम आगे चलेंगे, आगे चल के जाएंगे हम अनुचित साधन क्या होते हैं। अनुचित साधन क्या होते हैं ये हमको बताया है 2D में, 2E में हमको बताया गया है। ठीक है, तो अनुचित साधन की परिभाषा हमको दे रखी है, उसके हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि परीक्षार्थी के संबंध में जो सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या कोई समूह हो सकता है, वो क्या करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, प्रतिलिपित कोई प्रिंटेड होगा या कोई मुद्रित होगा, इस तरीके की कोई सामग्री से क्या करेगा, अप्राधिकृत सहायता लेना। किसी भी से भी क्या कर सकता है, अप्राधिकृत सहायता ले सकता है। किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह होती है, कोई घड़ी वगैरह हो गई, कोई कैमरा वगैरह रख के क्या करता है, उसका उपयोग करता है, तो वह अनुचित साधन का उपयोग करता है। और किसी व्यक्ति के संबंध में वो परीक्षार्थी भी शामिल है। कौन सा व्यक्ति होगा, वो ये वह व्यक्ति होगा जो प्रश्न पत्र का क्या करता है, प्रतिरूपण या प्रकटन करता है। ठीक है, ऐसे प्रकटन का करने का प्रयास करता है। प्रकटन का मतलब हो गया खुलासा करना, उसको प्रकट करना। ठीक है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब हो गया प्रकट करना, या ऐसे प्रकटन करने का षड्यंत्र करता है। या प्रश्न पत्र को क्या करता है, अपराधिकृत रीति से उपाप्त करता है। रीति से प्रश्न पत्र को हल करना, प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करना और प्रश्न पत्र हल करने में सहायता करना। या फिर जो सार्वजनिक परीक्षा होगी उसमें क्या करेगा, परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करना, सहायता करना। ठीक है, तो ये हो गई। और हम इसकी लास्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। लास्ट जो डेफिनेशन वो क्या बोल रही है कि जो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए वो तो उसके अकॉर्डिंग होंगे, और जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया उनका वही अर्थ होगा जो कि आए, जो कि कहाँ पे दिया गया हमको, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 में हमको दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेफिनेशन क्लोज खत्म हुआ। अब चलते हैं हम सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 कह रहा है कि अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कहाँ पे नहीं करेगा, सार्वजनिक परीक्षा में नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। अब जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को खोलने और उनका वितरण करने के लिए क्या करेगा, अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति जो समय दिया गया उससे पहले निम्न नहीं करेगा। कौन होता है प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति वो होता है जिसको कोई भी जो संस्था वगैरह है, मान लो कि आरपीएससी है, तो आरपीएससी ने कोई परीक्षा कंडक्ट करवाई, तो वो जिस व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा, वो प्राधिकृत व्यक्ति जो समय दिया गया है उससे पहले क्या नहीं करेगा, प्रश्न पत्र या उसके कोई भाग जो होगा उसकी प्रति को खोलेगा नहीं, उसको प्रकट नहीं करेगा, उसको उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, या कब्जे में लेना या हल करने का कोई भी इस तरीके का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। या फिर क्या नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को या परीक्षार्थी को गोपनीय सूचना या प्रश्न पत्र के संबंध में गोपनीय सूचना देना या देने का वचन करना। कौन से होते हैं गोपनीय संसूचना, भाई गोपनीय संसूचना ये हुई कि भाई उस व्यक्ति के पास क्या है, पेपर है, तो ऐसे नहीं करेगा कि भाई पेपर है उसके पास या पेपर कहाँ रखा गया है वो उसको पता है, तो इस तरीके की सूचना उसको नहीं उपलब्ध कराएगा कि भाई वो पेपर वहां पे रखा है या वो पेपर मेरे पास है, या प्रश्न पत्र के संबंध में ये कि भाई मैं तुम्हें वो पेपर दे दूंगा, मेरे पास वो पेपर है, उसकी फोटो खींच के भेज रहा है। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो व्यक्ति नहीं करेगा। कौन सा व्यक्ति होगा, वो जिसको जो कोई संस्था होती है उसने प्राधिकृत किया गया है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, अब जो सेक्शन 5 आता है, सेक्शन 5 हमको बोल रहा है कि भाई परीक्षा कार्य में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। क्या मतलब हो गया इसका, इसका ये मतलब हो गया
कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है। न्यस्त कैसे होता है, जैसा कि हमने पिछले वाले एक्ट में भी देखा था कि किसी व्यक्ति को मान लो कि वो प्रिंटिंग करने का काम दिया है, तो प्रिंटिंग करने के लिए उसको कोई डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करने के लिए जो प्रश्न पत्र से संबंधित है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए उसको न्यस्त किया गया है। तो एक तरीके से क्या हो गया, वो न्यस्त हो गया, उसके अंडर में आ गया। तो वो क्या नहीं करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा। पर इसकी भी एक आपवादिक स्थिति है। आपवादिक स्थिति क्या है इसकी, कि जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात हो तब प्रकट किया जा सकता है। मान लो कि उसका कोई सीनियर ऑफिसर है, वो उसको प्रकट करने के लिए बाध्य है, तो फिर क्या करेगा वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को उसको प्रकट कर सकता है, अन्यथा वह उसको प्रकट नहीं करेगा। ठीक है। फिर सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 हमको बोल रहा है प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक या ओएमआर शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। तो जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति है जो प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए, प्रश्न पत्रों का जो वितरण होगा उसको नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए जो विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं किया गया है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में क्या करेगा, ऐसे प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रक या ओएमआर शीट या उसका कोई भी भाग या प्रति किसी भी रूप में उपाप्त नहीं करेगा, उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या उसको कब्जे में नहीं लेगा। ठीक है। और ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके ऐसे प्रश्न पत्र से संबद्ध या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का ये मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकृत नहीं है ना, तो क्या वह उस प्रश्न पत्र को या उत्तर पत्रक को या ओएमआर शीट को खोल सकता है? नहीं, ऐसा वह नहीं कर सकता। ठीक है। ना तो वह उसको प्राप्त करेगा, ना अपने कब्जे में लेगा, ना उपाप्त करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। और ऐसी सूचना ना तो वो देगा, किसको नहीं देगा, मान लो वो क्या करता है, किसी व्यक्ति से प्रस्ताव कर देता है कि मैंने है ना एक पेपर देखा है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें वो पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, तो तुम मुझे इस पेपर के बदले इतने रुपए दे देना। तो एक तरीके से उसने प्रस्ताव रख दिया ना। मान लो जेएलओ के पेपर का ही उदाहरण लेते हैं कि जेएलओ का पेपर हुआ था, तो किसी ए नाम के व्यक्ति के पास जेएलओ का पेपर है और वो बी नाम के व्यक्ति को प्रस्ताव रखता है कि भाई मेरे पास वो पेपर है, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें वो पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके का ना तो कोई प्रस्ताव रखेगा और ऐसे प्रश्न पत्र से संबंध या प्राप्त संबंधों के बारे में जानता है, विश्वास करने का कारण है उसके पास है, और वह जानता है भी है कि भाई उसके पास हो सकता है ये पेपर, तो इस तरीके की कोई जानकारी वो क्या नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको बताएगा नहीं किसी भी रूप में, किसी भी अन्य व्यक्ति को इस तरीके की कोई जानकारी वो नहीं बताएगा। अगर ऐसा करता है तो वो सेक्शन 6 में कवर हो जाएगा। ठीक है। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसके बारे में बताता है, सेक्शन 7 हमको बताता है परीक्षा केंद्रों के बारे में, कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध कौन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य न्यस्त नहीं किया गया है। जिसे न्यस्त किया गया है वो तो प्रवेश कर सकता है। ठीक है। पर जिसे न्यस्त नहीं किया गया, ये सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा हुआ नहीं है। ठीक है। सार्वजनिक कार्य के संचालन में लगा हुआ नहीं है मतलब वहां पे कोई ड्यूटी वगैरह उसकी नहीं लगी हुई है, या जो परीक्षार्थी नहीं है परीक्षा केंद्र के परिसरों में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग तो प्रवेश नहीं करेंगे, तो कौन कौन प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त है या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा हुआ है। कोई परीक्षार्थी है तो वो क्या करेगा, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेगा, पर जो इस तरीके का नहीं है वो नहीं प्रवेश करेगा। मतलब परीक्षा के न्यस्त नहीं किया गया, परीक्षार्थी नहीं है, सार्वजनिक परीक्षा के कार्य के संचालन में नहीं लगाए, तो वो लोग व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 हमको बोल रहा है परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि हर कहीं परीक्षा ली जा सकेगी। परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षा केंद्र निर्धारित होता है, उसी जगह पर परीक्षा ली जाएगी, अन्य किसी स्थान पर परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त किया गया है, जो उसमें लगा है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा या करवाएगा। तो अगर इसका कंक्लूजन देखते हैं तो क्या होगा कि परीक्षा केंद्र में ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, किसी अन्य स्थान पर कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि सब जब एग्जाम में बैठते हैं तो बोलते हैं ना कि आप अपना स्थान देख लीजिए, आप अपना टेबल पे अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। ठीक है। आप अपना ओएमआर शीट का नंबर अपने पेपर के नंबर से मिला लीजिए। तो ये सब तरीके की व्यवस्था की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि जो परीक्षा केंद्र दिया गया है वो उसी तरीके से संचालित किया गया होता है। ठीक है। समझ में आ गया। अब जो इसका सेक्शन 9 आता है, सेक्शन 9 हमको बोलता है कि कौन दंडित होगा।
क्या मतलब हुआ इस बात का कि वे प्रबंध तंत्र संस्था या अन्य के द्वारा अपराध, तो अगर इनके द्वारा अपराध किया जाता है तो ये दंडित होंगे। कौन होगा? जब कभी प्रबंध तंत्र संस्था सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के द्वारा इस तरह के कारोबार का कोई प्रभावी हो, इनका उत्तरदायित्व था, ये सभी अपराध के दोषी माने जाएंगे और इनके स्वयं के खिलाफ कार्यवाही होगी और ये दंडित किया जाएंगे। कि मतलब कोई एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा उसके खिलाफ ही तो कार्यवाही की जाएगी ना। ये वो बात बता रहा है कि जब कोई भी कोई प्रबंध तंत्र है या उसकी कोई सीमित दायित्व की भागीदारी है या अन्य कोई व्यक्ति है इस तरीके का कोई काम करता है और ये इसके प्रति अगर उत्तरदायी होंगे तो ये सभी व्यक्ति अपराध के दोषी होंगे और इनके स्वयं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ये दंडित किए जाएंगे। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि ये जो अपराध किया गया है वो उसकी जानकारी के बिना किया गया है और अपराध से होने वाली हानि को रोकने के लिए उसके द्वारा पूरी सम्यक और सतर्कता ध्यान रखा गया था, तो वह व्यक्ति दायी नहीं होगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है हमको? ये बोल रहा है हमको सेक्शन 9 का जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमको बोल रहा है कि इसका अपवाद हो गया। ये तो बोल रहा है कि दायी होगा और इसका अपवाद हमको बोल रहा है कि अगर उसको अपराध की जानकारी नहीं है या उसने इस अपराध को रोकने के लिए पूरी सम्यक सतर्कता ध्यान में रखा था, पूरी सतर्कता बरतते हुए फिर काम किया था, तो उस व्यक्ति को दायी नहीं ठहराया जाएगा। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि उपधारा 1 के होते हुए भी इस धारा के अधीन कौन दायी होगा? निर्देशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी की सहमति या मौनोकुलता या उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप अगर अपराध कारित किया जाता है तो ये सभी दायी होंगे और तदनुसार दंडित किए जाएंगे। इसका मतलब होता है कि ये मान लो अपराध होते हुए देख रहे हैं और फिर भी अगर चुप हैं, ठीक है, तो इनको फिर क्या किया जाएगा? दायी ठहराया जाएगा। कौन कौन दायी होंगे? कोई भी निर्देशक हो सकता है, भागीदार हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, कोई सचिव हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है। ये सब क्या किए जाएंगे? दंडित किए जाएंगे। अब जो सेक्शन आता है सेक्शन 10, सेक्शन 10 किसके बारे में बताता है? शास्त्रियों के बारे में, पेनल्टी के बारे में। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हो गया कि दंड क्या दिया जाएगा। तो यदि कोई परीक्षार्थी होगा वो धारा 2(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों का अगर दोषी पाया जाता है तो क्या होगा? उसको 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर क्या होगा? ये जो 1 लाख रुपए का जुर्माना है, अगर ये व्यक्ति परीक्षार्थी नहीं देता है तो जुर्माना न देने पर ऐसे परीक्षार्थी को दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कि या तो सादा हो सकेगा या कठिन हो सकेगा, 9 मास तक की हो सकेगी, से दंडनीय किया जाएगा। परंतु उसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमको बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसमें परीक्षार्थी भी शामिल है, सार्वजनिक परीक्षा को संचालित करने के लिए न्यस्त या प्राधिकृत हो या नहीं, षड्यंत्र में अन्यथा 2(2) में परिभाषित अनुचित साधनों में अगर लिप्त पाया जाता है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है और या फिर इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या ऐसा उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो क्या होगा? वह दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कि कठिन और सादा हो सकेगा, जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा और जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जुर्माना जो कि 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा और जो 10 करोड़ रुपए तक का होगा, से दंडित किया जाएगा। और इस तरीके का अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया जाता है, मतलब इस तरीके का जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को, उस परीक्षार्थी को 2 वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब ये यहाँ पे या तो 10 लाख रुपए कम से कम होगा और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए होगा। परंतु इसका एक परंतु भी है। क्या बोल रहा है कि भाई न्यायालय पर्याप्त कारण अभिलेखित करते हुए, यानी कोई विशेष कारण है तो उसको अभिलेखित करते हुए न्यायालय क्या कर सकता है? ये जो 10 वर्ष जो कम से कम जुर्माना है ना, इसको और भी कम कर सकता है। मतलब 10 वर्ष से कम का भी कारावास का दंड अधिरोपित कर सकता है। कौन कर सकता है? न्यायालय। किस तरीके से कर सकता है? कोई विशेष कारण हो तो उसको अभिलेखित करते हुए इसको 10 वर्ष से कम का कारावास भी वह दे सकता है। अन्यथा तो क्या होगा? 10 वर्ष कम से कम होगा और अधिकतम कितना हो सकता है? आजीवन कारावास तक का हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमको बोलता है दोष सिद्धि पर विवर्जन। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि कोई परीक्षार्थी है जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है, तो उसे 2 वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित करने का मतलब होता है उसे रोक दिया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, एक एग्जाम हुआ, उस जैसे कि मान लीजिए कि अभी पुलिस वाला एग्जाम हुआ था, पुलिस वाले में कई व्यक्ति पकड़े गए। मानो ये व्यक्ति पकड़े नहीं जाते और ये एग्जाम सेंटर पे पकड़े जाते कि भाई इन्होंने इस तरीके का अपराध किया, तो क्या होता कि इनको 2 साल तक के लिए कोई भी परीक्षा देखने से विवर्जित किया दिया जाता, मतलब रोक दिया जाता। ये 2 साल तक उस संबंध में कोई भी परीक्षा नहीं दे पाते। ठीक है,
सार्वजनिक किसी भी तरीके की जो सार्वजनिक परीक्षा होती है वो 2 साल तक ये व्यक्ति नहीं दे पाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा सेक्शन 12 में? सेक्शन 12 हमको बोलता है संपत्ति की कुर्की और अभिग्रहण। संपत्ति की कुर्की और अभिग्रहण के बारे में बात करता है सेक्शन 12। ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा। यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है, तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी क्या होगा आगमों को धारित नहीं करेगा और अपने कब्जे में भी नहीं रखेगा। और अगर इस अधिनियम के दिन क्या होता है, अपराध का जो अन्वेषण करने वाला अधिकारी होता है उसको विश्वास हो जाता है कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम की घोतक है, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम की घोतक है, तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ऐसे चल या अचल दोनों संपत्ति के अभिग्रह का आदेश दे सकेगा। मतलब उस क्या करेगा, उस संपत्ति को आप प्राप्त कर लो, ऐसा आदेश वो ले लेगा राज्य सरकार से। ठीक है, और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण व्यवहार्य ना हो, मतलब जहां उस संपत्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, वह ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश ये निर्देश देते हुए करेगा कि अभिहित न्यायालय या यथास्थिति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी संपत्ति अंतरित नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बात बोली हमको। फिर उसके बाद क्या हो गया, इस संबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और फिर क्या होगा कि ऐसे आदेश की जो एक प्रति होगी वो संबंधित व्यक्ति पर तामील की जा सकेगी। फिर जो इसका थर्ड पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि भाई जो अन्वेषण अधिकारी होगा ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटों के अंदर अभिहित न्यायालय को सम्यक सूचना देगा। कौन देगा? अन्वेषण अधिकारी देगा। कितने की देर में देगा? 48 घंटों में देगा। किसको देगा? अभिहित न्यायालय को देगा। ठीक है, यह अभिहित न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वो उपधारा के अधीन किए गए किसी भी अभिग्रहण या कुर्की के आदेश की या तो उसको पुष्टि करे या उसका प्रतिसहन करे। पुष्टि क्या होती है, मतलब या तो उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको प्रतिसरण यानी कि डिनाई कर दे। परंतु अभिहित न्यायालय तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो, मतलब उसको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो, तब तक ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा। परंतु क्या होता है, जहां अभियुक्त इस अधिनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध से दोषी ठहराया जाता है तो अभिनिहित न्यायालय क्या करेगा, किसी दंड के निर्णय के अतिरिक्त लिखित आदेश के द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित विलंगमों से मुक्त कोई चल या अचल संपत्ति किसमें निहित मानी जाएगी। राज्य सरकार का एक्ट है तो हमारे राजस्थान राज्य में अभिनिहित समझी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक पॉइंट भी दे रखा है। इस पॉइंट में क्या दे रखा है, हमको स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण किससे संबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के जो आगम है, जो अपराध से प्राप्त हुए हुए आगम है, उनमें क्या होता है, सभी प्रकार की संपत्तियां होंगी। कौन कौन सी संपत्तियां जो अपराध कायित करने से व्युत्पन्न हुई है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अभिप्राप्त की गई है, निधियों के माध्यम से अर्जित की गई है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और इसमें नकदी भी शामिल की गई है जो उस व्यक्ति के बिना विचार किए गए जिसके नाम से ऐसे आगम है जिसके कब्जे में लिए पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात किसकी हुई, सेक्शन 12 की बात हुई। अब जो पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है, समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र इत्यादि का दायित्व। मतलब क्या दायित्व रहेगा इनका, ये कौन बता रहा है हमको, ये बता रहा है हमको सेक्शन 13। सेक्शन 13 कह रहा है कि यदि प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य कोई व्यक्ति है जो अधिनियम की धारा 10(2) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व की जो भागीदारी या जो अन्य व्यक्ति होंगे अभिनिहित न्यायालय के द्वारा अवधारित परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्यय का संदाय करने के दोषी होंगे और उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये जो प्रबंध तंत्र होते हैं या कोई भी संस्था होती है या जैसे कोई सीमित दायित्व की भागीदारी हो गई, एजेंसी हो गई, जैसे कि हमने उदाहरण ले सकते हैं कि आरपीएससी हो गई या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या जैसे कोई एजेंसी वगैरह करवाती है ना एग्जाम्स वगैरह, रिको वगैरह करवाते हैं, तो अगर इस तरीके का, ये मैं केवल एग्जांपल के ले रही हूँ, इससे मेरे को इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि इन तरीके का कोई अर्थ निकला है निकला, मैं केवल एग्जांपल के लिए इन संस्थाओं का नाम ले रही हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर इनका कोई व्यक्ति होता है वो 10(2) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो क्या होगा कि जो प्रबंध तंत्र संस्था या सीमित भागीदारी है, ये जो अन्य व्यक्ति होंगे अगर न्यायालय अवधारित करेगा तो क्या करेगा, परीक्षा से संबंधित जो भी लागत और व्यय होंगे उनका संदाय करेगा और उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि वो आगे इस तरीके की परीक्षा नहीं ले पाएंगे। ठीक है,
फिर आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमको बोलता है कि अपराधों का संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होना। ये बात हमको बोली सेक्शन 14 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमको बोल रहा है अपराधों का अन्वेषण। अपराधों का अन्वेषण कौन करेगा? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे का व्यक्ति इस अधिनियम में अन्वेषण नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे नीचे का जो भी व्यक्ति होगा वो इसका अन्वेषण नहीं कर सकता, इससे ऊपर का व्यक्ति होगा वो अन्वेषण कर सकता है। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि अभिनिहित न्यायालय द्वारा ही इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों का विचारण किया जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि भाई विचारण कौन करेगा, कौन सा न्यायालय करेगा? तो ये बोल रहा है 16 की भाई जो अभिहित न्यायालय हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्निविष्ट किसी बात के होते हुए भी जो क्या होगा, विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालय ही किया जाएगा। जो अभिहित न्यायालय होते हैं वो ही क्या करेंगे, मामले का विचारण करेंगे। सेक्शन 16 ने बोला हमको। अब सेक्शन 17 क्या बोल रहा है? सेक्शन 17 हमको बोल रहा है कि अभिनिहित न्यायालय को नियुक्त करने की शक्ति किसको है? कौन नियुक्त कर सकता है अभिनिहित न्यायालय को? तो कौन कर सकता है? ये कर सकती है हमारी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कैसे करेगी? उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगी। उसके बाद क्या किया जाएगा? राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर क्या होगा? सेशन न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। कितने सेशन न्यायालय स्थापित किए जाएंगे? जितने इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए आवश्यक होंगे उतने ही क्या किए जाएंगे, अभिनिहित न्यायालय नियुक्त किए जाएंगे। और ये जो सेशन न्यायालय होंगे वही क्या होंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपराधों का दंड देने के लिए अभिनिहित न्यायालय समझे जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 के बाद जो आता है वो आता है हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 हमको बोलता है अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। इसका मतलब हो गया कि भाई जो दंड यहाँ पे दे रखे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग माने जाएंगे, किसी और विधि से इसको कम ज्यादा नहीं किया जाएगा। कौन ने बोला हमको? सेक्शन 18 ने बोला। अब बढ़ते हैं सेक्शन 19 की तरफ। तो सेक्शन 19 हमको बोलता है कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति। कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति किसके पास होगी? किसके पास होगी कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति? ये होगी हमारी राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार कैसे करेगी? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा करेगी। इस तरीके का उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत ना हो, तो जो और कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक हो, तो इस तरीके के उपबंध कर सकेगी और कठिनाइयों का निराकरण कर सकेगी। कौन कर सकेगी? हमारी राजस्थान राज्य की जो सरकार है वो कर सकेगी, क्योंकि राजस्थान राज्य का ये एक्ट है। ठीक है, परंतु इस धारा को कोई भी आदेश इस एक्ट के प्रारंभ होने की 2 वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे तो वो ये एक्ट पारित होने के 2 वर्ष के बाद नहीं किए जाएंगे और आदेश दिए जाने के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। राज्य विधानमंडल के समक्ष क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये राज्य सरकार का एक्ट है, तो इसके लिए गवर्नर की सहमति मिलती है, तो इसीलिए इसको राज्य विधानमंडल के समक्ष ही रखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के जाएंगे हमारे लास्ट सेक्शन पर। लास्ट सेक्शन कौन सा है हमारा? लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 20। सेक्शन 20 बोलता है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसको है? नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे 2 अनुसूचियां दे रखी थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अनुसूची 1 में तो किसके बारे में बताया गया? परीक्षा केंद्रों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आएगी हमारी अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में क्या बताई गई? कौन कौन सी परीक्षाएं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक्ट। किसके संबंध में था? द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ठीक है, कब बना था ये? 5 अप्रैल 2022 को बना था। 12 अप्रैल 2022 से ये अप्लाई हुआ था, यानी कि लागू हुआ था सब जगह पे। 5 अप्रैल को तो गवर्नर की सहमति मिली थी और 12 अप्रैल से ये लागू हुआ था। ठीक है, इसमें 2 अनुसूचियां दे रखी हैं, 20 सेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, टोटल कितने सेक्शन है? 20 सेक्शन है इसके अंतर्गत। ठीक है, किसका एक्ट है? ये हमारे राजस्थान राज्य का एक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी माइनर सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आगे हम इसके एपीओ से रिलेटेड सभी एक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आईपीसी भी हमारी साथ में चल रही है, जिसमें हमने लगभग 7 चैप्टर हमने कर दिए हैं, जिसमें इंडेक्स इंक्लूड है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा लेक्चर आया था वो इंडेक्स का ही आया था।
उसके बाद हमने इसके बाद 8 लेक्चर आ चुके हैं टोटल आईपीसी के, जिसमें 7 तो चैप्टर्स हैं, 1 इंडेक्स है। ठीक है, तो आईपीसी को वहां से कवर कर सकते हैं। और हमने माइनर में सबसे पहले हमने देख लिया था अनफेयर मीन्स वाला एक्ट देख लिया अब हमने, और इसके बाद अभी हमने ये वाला देख लिया मेजर्स वाला, मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन एंड रिक्वायरमेंट एक्ट वाला एक्ट कर लिया हमने। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक्साइज एक्ट को सबसे पहले लेके आए, क्योंकि हम लास्ट से एक्ट में चल रहे हैं। एपीओ का जो सिलेबस है उसमें हम जो लास्ट वाले एक्ट है वहां से लेके हम चल रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, मेजर में हमारा 1 एक्ट चल रहा है। तो ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए रीलॉ जंक्शन के साथ और अपनी एपीओ की तैयारी को करते चलिए, क्योंकि जल्दी एग्जाम आ जाएगा। इससे हमारा एक क्या होगा, फास्ट रिवीजन होगा। हम एक्ट लेके बैठते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको लेक्चर्स को देखेंगे तो आप एक बार अपने एक्ट को गो थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए रीलॉ जंक्शन के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।